मित्रों, स्टोरी का ये भाग जो आप सुनेंगे बहुत ही रोचक है। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। चलिए सुनते हैं। ये तीसरा भाग है दोस्तों। महाकाल की सेना का तुर्की शिविरों पर हमला। रात्रि का घोर अंधकार शुरू हो गया था। उस समय भेड़ियों की हुंकार और शेरों की गर्जना के साथ ही महाकाल और उसकी विचित्र पशु सेना ने अकस्मात ही विंध्याचल पर गुप्त स्थानों पर बने तुर्कियों के उत्तरी और पश्चिमी शिविरों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से तुर्क बुरी तरह बौखला गए। हमला, और वो भी विशाल और खूंखार जानवरों का, और पशु सेना का नायक है एक राक्षस। तुर्कों की तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी। जीतना तो क्या, बचना ही मुश्किल था। लुटेरे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, छटपटा रहे थे, किंतु महाकाल का आदेश था, एक भी ना बचने पाए। बदला, बदला, नींद में सोते नागरिकों को मारने का बदला। बदला, केवल बदला, मासूम स्त्रियों और बच्चों पर जुल्म करने का बदला। ये प्रतिशोध था। नगर में लूटपाट मचाने का, घरों को लूटने का प्रतिशोध। केवल प्रतिशोध और सिर्फ प्रतिशोध। मंदिरों को लूटने का, स्वर्ण रजत मूर्तियों को लूटने का, शिवालयों व अन्य मूर्तियों को खंडित करने का प्रतिशोध। प्रत्येक सैनिक का बस एक ही मकसद था, प्रतिशोध। असीम शक्तियों वाले राक्षस और जानवरों के आगे उन तुर्कों के सारे हथियार निरस्त हो गए। भेड़ियों और शेरों ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। एक भी तुर्क जिंदा न बच पाया। संपूर्ण लुटेरों को इस विचित्र सेना ने पटक पटक कर ही समाप्त कर दिया। भोर की प्रथम किरण पड़ते ही सैनिक अपने मानव रूप में आ गए। लूट के सभी माल वापस नगर में ले आए। मूर्तियों को मंदिरों में यथास्थान सजाने लगे। लेकिन नगर वासियों को किले से वापस नगर में नहीं लाना। क्या पता लुटेरों का कहीं दिन में हमला कर दें तो। अब सैनिक कौशांबी में चारों तरफ बिखर गए। दोनों शिविरों को नष्ट करके महाकाल महल की ओर आया। वो चिंतित था कि आखिर महल की छत पर से कौन अग्नि बाण चला रहा था, और वो अग्नि बाण उस पर और उसकी सेना पर क्यों नहीं बरसे। अर्थात महल में शत्रु तो है नहीं, फिर कौन है। वो महल के मुख्य द्वार पर आया, लेकिन यह क्या, मुख्य द्वार तो अंदर से बंधनों से जकड़ा हुआ था। अब महाकाल महल में प्रवेश करने के लिए महल के पिछवाड़े गया। वहां महल के बाहर एक स्तंभ को उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर घुमाया। महल की पिछली दीवार बीच में से दो भागों में बट गई। महाकाल ने अंदर प्रवेश किया। दीवार वापस पूर्वतः हो गई। महाकाल कई गलियारों को पार करता हुआ कक्ष कक्ष में उन्हें ढूंढ रहा था जो महल के अंदर मौजूद थे। अब वह शयन कक्षों की ओर चल पड़ा। शायद आराम से सो रहे हों। एक शयन कक्ष में प्रवेश करते ही महाकाल की आंखें विस्फारित हो उठी। नेत्र पलक झपकाना ही भूल गए। वो एकटक उस अपूर्व सुंदरी को निहार रहा था। इतनी सुंदर, शायद कोई राजकुमारी होगी। दूसरी शैया पर भी एक स्त्री सो रही थी। शैया के नीचे ही फर्श पर तीर कमान पड़ा हुआ था। महाकाल मुस्कुराया। ओह, तो ये बात है। अग्निबाण वर्षा यह राजकुमारी ही कर रही थी। अब महाकाल स्नान आदि के लिए स्नानागार की ओर चल पड़ा। स्नान के बाद उसने महल के अंदर बने शिवालय पर पुष्प अर्पित किए और पूजा अर्चना करने बैठ गया। शिव अर्चना के बाद महाकाल ने रसोई में जाकर जलपान बनाया और भोजन कक्ष में लाकर भोजन की मेज पर सजा दिया। अब महाकाल उन दोनों मेहमानों के उठने की प्रतीक्षा करने लगा।
झरोखे में से छन छन कर रवि रश्मियां जब दोनों के चेहरों पर पड़ी तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। एक दूसरे की ओर देख वो स्नान के लिए दौड़ पड़ी। जब वो स्नान आदि से निवृत्त होकर वापस आ रही थीं, तो उन्हें आवाज आई, आओ राजकुमारी, आओ और जलपान कर लो। आवाज भोजन कक्ष में से आ रही थी। भोजन के मेज की कुर्सी पर बैठे किसी अज्ञात युवक ने उन्हें आवाज दी, जिसकी पीठ राजकुमारी की तरफ थी। वो दोनों भोजन की मेज के पास की कुर्सियों पर बैठी और सामने की ओर देखते ही चौंक पड़ी। अरे, यह तो वही रात वाला राक्षस है, अब क्या करें? लेकिन राजकुमारी वीर थी, डरना तो उसके शब्दकोश में था ही नहीं। दोनों चुपचाप जलपान करने लगी। जलपान के बाद राजकुमारी पूछ ही बैठी। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, आपका नाम क्या है? अब महाकाल भूल गया कि वह तो अब एक राक्षस बन चुका है। अपने सामने एक अपूर्व सुंदरी के रूप में विमुग्ध होकर वह अपना वास्तविक परिचय दे बैठा। महाकाल ने कहा, रत्नेश। मधुरिमा मंद मंद मुस्कुराते हुए, कौन राजकुमार रत्नेश? कौशाम्बी महारानी रत्नावती और महाराज रत्नसेन के पुत्र राजकुमार रत्नेश। महाकाल ने कहा। अब राजकुमारी मधुरिमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दुग्ध धवल दंत पंक्तियां हीरो की तरह चमक रही थीं। महाकाल विस्मित सा, विमोहित सा राजकुमारी को एकटक देखता ही जा रहा था। राजकुमारी की हंसी रुकने पर वो पूछ बैठा। महाकाल विस्मित होकर, क्यों? आपने मेरा परिचय पूछा और मैंने बताया, तो इसमें हंसने की क्या बात है? मधुरिमा ने कहा, हंसी रोकने की कोशिश करते हुए, क्योंकि मैं राजकुमारी रत्नेश अच्छी तरह से परिचित हूं। महाकाल अवाक रह गया। राजकुमारी के इस जवाब से महाकाल व्याकुल हो उठा। महाकाल ने कहा, कौशाम्बी, तो आप पहली बार ही आई हैं ना? मधुरिमा ने कहा, हाँ, आई तो पहली बार ही हूं। महाकाल बोला, फिर भला आप कैसे जानते हैं राजकुमार रत्नेश को? राजकुमारी दूर शून्य में देखते हुए खोई खोई सी बोली, मैं अवंतिका जनपद की राजधानी उज्जैनी की राजकुमारी मधुरिमा हूं। पिता श्री महाराज वीरसेन हमारा स्वयंवर करना चाहते थे। सिर्फ 6 मास पुरानी ही तो बात है ये। पहले पिताश्री ने दूर दूर के चित्रकारों से वहां के राजकुमारों की तस्वीरें मंगवाई, ताकि उनमें से मेरे द्वारा पसंद तस्वीरों के राजकुमारों को ही आमंत्रित किया जाए। उन तस्वीरों में एक तस्वीर कौशाम्बी के राजकुमार रत्नेश की भी थी, जो हमें सबसे अच्छी लगी। इतनी अच्छी कि हमने उसे अपने शयन कक्ष में अपनी शैया के बिल्कुल ही सामने टांग दिया और उस तस्वीर को देखते देखते ही हम सोते। इस तरह से परिचित हैं हम। महाकाल सुनकर आश्वस्त हुआ, किंतु रोकने के बावजूद भी दोनों नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। मधुरिमा चौंक कर बोली, अरे, आपको क्या हुआ राक्षस जी? आप रो क्यों पड़े? महाकाल बोला, बस ऐसे ही कि हम राक्षसों को भी कोई स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाता। यह कहकर महाकाल हंसने लगा। अरे राजकुमारी जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वास्तविकता तो यह है कि मैं महल में बैठा हूं ना, इसलिए स्वयं को राजकुमार ही समझ बैठा। क्षमा करें। मधुरिमा महाकाल की आंखों में देखते हुए, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आयु में तो आप हमसे बड़े ही हैं। क्षमा मांगकर लज्जित मत कीजिए। महाकाल को राजकुमारी मधुरिमा से बात करने में बहुत आनंद आ रहा था। जितना सुंदर रूप, उतना ही सुंदर दिल और उन सबसे सुंदर मधुर व्यवहार।
किंतु वो क्यों सपने देखने लगा? अब वह एक राक्षस है। महाकाल ने कहा, अच्छा राजकुमारी जी, फिर आपके स्वयंवर का क्या हुआ? मधुरिमा ने कहा, होना क्या था, अचानक समाचार मिलने लगे कि तुर्कियों ने लुटेरे बनकर भारत खंड की सीमा में पश्चिम से प्रवेश कर लिया है और वे नगरों में लूटपाट मचाते जा रहे हैं। हमने पिताश्री से जिद करी नहीं, करना हमें अभी स्वयंवर। पहले हम सारी युद्ध विद्याओं को सीखेंगे। हमें अपने देश हिंदुस्तान की रक्षा करनी है। महाकाल प्रसन्न हो उठा। यह कैसा संयोग है कि राजकुमारी मधुरिमा भी उसी की तरह देश प्रेमी है। महाकाल बोला, तो क्या आपने युद्ध कौशल सीखा? मधुरिमा बोली, हाँ राक्षस जी, सीखा। निशानेबाजी और तीरंदाजी में तो आप भी हमें परास्त नहीं कर सकते। चाहे तो मुकाबला करके देख लें। महाकाल को राजकुमारी से बातें करने में बहुत ही आनंद आ रहा था। वह भी मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कह बैठा। महाकाल मुस्कुराते हुए, ठीक है राजकुमारी जी, फिर कल भोर में हम आपसे मुकाबला करेंगे। मधुरिमा खुशी से चहक उठी। मधुरिमा आह्लादित होकर बोली, सच राक्षस जी? महाकाल मंद मंद मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल सच। कल कौशाम्बी के राजकीय क्रीड़ा स्थल पर हम दोनों के मध्य युद्ध कौशल की प्रतियोगिताएं होंगी। जैसे ही महाकाल जाने को मुड़ा, मधुरिमा महाकाल को पुकार उठी। मधुरिमा ने कहा, अरे अरे रुको रुको राक्षस जी। महाकाल चौंक कर पीछे घूमते हुए, अब क्या हुआ? मधुरिमा ने कहा, राक्षस जी, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। महाकाल मुस्कुराते हुए कुछ न बोला। कौशाम्बी की बाहरी चारों सुरक्षा मीनारों से लगातार नगाड़ों की आवाजें चतुर्दिशा में गूंजती ही जा रही थी। कुछ देर पूर्व ही महाकाल महल से चले गए थे और उनके प्रस्थान करते ही नगाड़ों की गूंज। मधुरिमा और रंजना अचंभित हो उठी। कहीं कोई संकट तो नहीं? भागकर मुख्य द्वार देखा, वो तो उसी तरह बंद था जैसे कल रात को किया था। शायद महाकाल किसी और ही गुप्त द्वार से निकल गए। नगाड़ों की आवाजें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ढम ढम ढमाढम। मधुरिमा सचेत हो उठी। रंजना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुर्कियों ने आक्रमण कर दिया हो? दोनों ने ही फुर्ती से अपने कंधों पर तरकश बांधे। मधुरिमा ने कमर पेटी बांधी। वो दोनों भागती हुई महल की छत पर गईं। सर्वप्रथम उन्होंने नीचे नगर की ओर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कहीं कोई नजर नहीं आया। कौशाम्बी तो सुरक्षित थी। अब उन्होंने छत पर लगी दूरबीनों से रक्षक मीनारों को देखा तो वहां रक्षक सैनिक सांकेतिक ध्वनि से नगाड़ों को निरंतर बजाए ही जा रहे थे। हम जानते हैं रंजना इन संकेतों को। मधुरिमा ने कंधे के पीछे हाथ करके तरकश में से एक तीर निकाला और उसके अग्र सिरे से छत के फर्श पर संकेतों को अंकित करने लगी। ओ रंजना, सुनो सुनो, इन संकेतों की भाषा यह बता रही है कि काले पहाड़ के शोध कार्य सफल हुए। रासायनिक पेय से असीम शक्ति एकत्रित हो जाओ। मधुरिमा सोच में पड़ गई। काला पहाड़, शोध कार्य, रासायनिक पेय, असीम शक्ति, अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। और काला पहाड़ का नाम तो वह पहली बार ही सुन रही है। मधुरिमा ने कहा, रंजना, अब यह नगाड़े रात्रि तक बजते ही रहेंगे। रंजना ने कहा, पर क्यों राजकुमारी जी? मधुरिमा बोली, क्योंकि रात्रि तक यह संदेश संपूर्ण भारत खंड में
विस्तारित हो जाएगा। और अवश्य यह संदेश सैनिकों को असीम शक्ति देने से संबंधित है, ताकि वो तुर्कों को संपूर्ण हिंदुस्तान से खदेड़ दें। और हुआ भी यही। इन नगाड़ों की ध्वनि चारों दिशाओं में फैलती हुई जहां तक भी जाती थी, फिर उस नगर की चारों मीनारों से नगाड़े बजाए जाते, फिर अन्य नगरों से, फिर गांव गांव, नगर नगर, यह संकेत रात्रि की समाप्ति तक संपूर्ण हिंदुस्तान में फैल गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई पर्वतों पर गर्भगृह बनने के काम शुरू हो गए। हिंदुकुश पर्वत, हिमगिरी, अरावली, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, रैवतक पर्वत, उदयगिरी पर्वत, सभी पर्वतों पर रात से ही काला पर्वत की तरह ही गर्भगृह बनाने के कार्य आरंभ हो गए। हाथियों के द्वारा रातों रात मशीनें, औजार, पत्थर पहुंचाने शुरू हो गए। चारों दिशाओं से कृत्रिम नींद को त्याग कर पहाड़ों की ओर दौड़ चले। बस सभी के मस्तक में एक ही धुन सवार थी कि तुर्कियों को भारत खंड के कोने कोने से निकाल फेंकना है। विद्योत्मा विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के सभी निपुण विद्यार्थी काला पर्वत पर पहुंच गए, जहां महान अनुसंधान गुरु चक्षक से वे शोध कार्य सीखने थे। आज महाकाल का राक्षस अवतार की तीसरी रात थी। महाकाल अपने जानवर सेना के साथ लुटेरों को लूटने में, उनको समाप्त करने में कर्मरत था। अभी वह विंध्याचल के आसपास के क्षेत्रों में, जहां भी ज्ञात होता कि तुर्कियों के शिविर लगे हुए हैं, वहीं पर महाकाल के नेतृत्व में पशु सेना धावा बोल देती। महाकाल इतना शक्तिशाली हो जाता था कि शत्रु के असंख्य शस्त्र भी उसको घायल नहीं कर सकते थे। जब वो अति तीव्र गति से दौड़ता था तो स्वयं में भी उसके पंख निकल आते थे और वह पवन के वेग से उड़कर दूसरा मोर्चा संभाल लेता था। विंध्याचल की तलहटी में फैले तुर्की लड़ाकों के पांव उखड़ गए, सारे शिविर नष्ट हो गए। कुछ ही तुर्की अपनी जान बचाने में सफल हो पाते थे, अधिकांश मारे ही जाते थे। सुबह होते ही सैनिक अपने मानव रूप में आ जाते और सारा सामान, माल, स्वर्ण रजत मूर्तियां उठाकर नगर में ले आते। समय प्रातः का द्वितीय पहर। स्थान कौशाम्बी का क्रीड़ा स्थल। आज मधुरिमा का महल में दूसरा दिन था। मधुरिमा और रंजना प्रातः शीघ्र ही उठ गई थीं। आज क्रीड़ा स्थल पर मधुरिमा और महाकाल का युद्ध कौशल का मुकाबला था। क्रीड़ा स्थल चारों ओर दर्शक सैनिकों से भरा हुआ था। हर किसी को आश्चर्य था कि एक राजकुमारी महाकाल से कैसे प्रतिद्वंद्विता कर सकती है, और उससे भी ज्यादा थी उत्सुकता। राजकुमारी ने जब अपने श्वेत अश्व पर मैदान में पदार्पण किया तो उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर दर्शक पलक झपकना ही भूल गए। सर्वप्रथम प्रतियोगिता थी निशानेबाजी की। आसमान में नकली उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना लगाना था, क्योंकि मधुरिमा ने मासूम पंछियों को मारने को मना कर दिया था। शुरू हुई निशानेबाजी और स्पर्धा जीती मधुरिमा ने। अद्भुत, अति अद्भुत। महाकाल ने तो सोचा था कि वो जानबूझकर हारेगा, लेकिन ऐसा नाटक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। राजकुमारी सचमुच गजब की तीरंदाज थी। अगली प्रतियोगिता थी घुड़दौड़ की। अब अश्व तो नाटक कर ही नहीं सकता था। सबने फटी फटी आंखों से देखा राजकुमारी का श्वेत अश्व जैसे उड़ रहा हो, और उसमें भी मधुरिमा प्रथम। अब नंबर आया तलवारबाजी का। मधुरिमा इतने अदम्य साहस से तलवारबाजी कर रही थी कि कुछ ही देर में महाकाल की तलवार झुक गई। क्रीड़ा स्थल राजकुमारी मधुरिमा की जय जयकार से गूंज उठा। महाकाल अपनी हार से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वह समय था कि देश प्रेम की अति उत्सुक भावना ने राजकुमारी को कुशल योद्धा बना दिया है।
और वह मुस्कुरा उठा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।